we are going to start the second unit of mechanical engineering materials, that is steels and its alloys. तो सबसे पहले हम टाइटल को ही समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर कि हमारा जो टाइटल है, चैप्टर का जो नाम है वो क्या है, स्टील एंड इट्स अलॉयज। तो सबसे पहले स्टील किससे कहा जाता है? स्टील कहते हैं हम लोग ऐसा आयरन जिसके अंदर कार्बन का परसेंटेज 0.08% से लेकर 2% के बीच में होता है। ऐसे आयरन को हम लोग क्या बोलेंगे? स्टील्स बोलेंगे। फिर इसके बाद आते हैं अलॉयज के ऊपर। Now what is alloy? It's a homogeneous mixture of either two metals or more than two metals or metal and a non-metal. अब आमतौर पे अलॉय बनाने के लिए जिस टाइप के आयरन को प्रेफर किया जाता है, जिस टाइप का आयरन ज़्यादा यूज़ होता है अलॉयज बनाने में, वो है स्टील। अगर हम बेसिक क्लासिफिकेशन देखेंगे या बेसिक टाइप्स देखेंगे आयरन के, तो वो दो ही टाइप्स आते हैं। बेसिकली वी हैव ओनली टू टाइप्स ऑफ आयरन, दैट इज स्टील एंड कास्ट आयरन। या तो वो स्टील रहेगा या तो फिर कास्ट आयरन रहेगा। फिर स्टील के अंदर सब कैटेगरीज, ढेर सारी सब कैटेगरीज मिलेंगे आपको। उसी तरीके से कास्ट आयरन के अंदर भी आपको ढेर सारी सब कैटेगरीज मिलेंगे। बट मेजर अगर हम टाइप्स देखेंगे तो सिर्फ दो ही टाइप्स हैं, एक स्टील है, दूसरा आयरन है। और ये जो कैटेगराइजेशन उसका किया गया है, या जो दो हिस्सों में हमने उसको डिवाइड किया है, वो किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन परसेंटेज प्रेजेंट इन इट। आयरन के अंदर कितने मात्रा में, कितने प्रोपोर्शन में कार्बन प्रेजेंट है, ऑन दैट बेसिस ओनली वी हैव कैटेगराइज्ड द आयरन इनटू टू कैटेगरीज। The first category is steel and the second category is cast iron. अब स्टील किसे बोलेंगे? ऐसा आयरन जिसके अंदर कार्बन का जो परसेंटेज है या कार्बन की जो मात्रा है वो 0.08% से लेकर 2% के बीच में रह सकती है। वहीं अगर हम दूसरे टाइप पे आएंगे, कास्ट आयरन। कास्ट आयरन किसे बोलेंगे? ऐसा आयरन जिसके अंदर कार्बन का परसेंटेज 2% से लेकर 6.67% के बीच में होता है। और इन दोनों टाइप्स में से अगर अलॉय बनाना है हमको, तो सबसे ज़्यादा जो प्रेफरेंस दिया जाता है वो स्टील्स को दिया जाता है। क्यों स्टील्स को दिया जाता है? क्योंकि ये दूसरे मेटल्स के साथ अच्छे से मिक्स हो जाता है, होमोजीनियस मिक्सचर आपको देगा। अब स्टील्स के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको इस चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक देखना है हमको। एंड दैट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज आयरन कार्बन डायग्राम। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर? आयरन कार्बन डायग्राम। ये जो डायग्राम आपके स्क्रीन के ऊपर जो नज़र आ रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इसी में सब सारी चीज़ें, आपका सारा चैप्टर छुपा हुआ है इसी में। अब इसके अंदर जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस कार्बन के परसेंटेज को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो वर्टिकल एक्सिस है ये टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रही है। अब आमतौर पे क्या होता है, जो स्टील है वो रूम टेम्परेचर पे अगर हम रखेंगे उसको, तो कौन से स्टेट में या कौन से फेज में रहेगा? वो ऑब्वियसली सॉलिड स्टेट में रहेगा। जैसे जैसे उसका टेम्परेचर हम रेज करते जाएंगे, जैसे जैसे उसका टेम्परेचर हम बढ़ाते जाएंगे, तो क्या होते जाएगा? उस स्टील के अंदर एक्सपांशन होना चालू होगा, फैलाव होगा उसमें। और जब हम ऐसे टेम्परेचर पर पहुंचेंगे जो स्टील का मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर, जो कि आमतौर पे 1450 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, अगर हम उस टेम्परेचर तक पहुंच जाएंगे, तो आपका जो स्टील था, जो रूम टेम्परेचर में सॉलिड स्टेट में था, वो कंप्लीटली लिक्विड स्टेट में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एट द टेम्परेचर ऑफ 1450 डिग्री सेंटीग्रेड। And that temperature is called as melting point temperature of iron. Okay? अब यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है सॉलिड से लेकर लिक्विड तक का, अब आमतौर पे रूम टेम्परेचर कितना होता है? इट में प्रेजेंट इन बिटवीन 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड। आपके जो रूम होता है, जहाँ पे आप बैठते हो, आपके घर के अंदर जो टेम्परेचर है आमतौर पे, वो कितना होता है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में कुछ भी हो सकता है।
लेकिन इस रेंज में जो स्टील है वो कौन से फेज में है, सॉलिड फेज में है, सॉलिड स्टेट में है। और जैसे जैसे हम उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और बढ़ा के कहाँ पहुँच रहे हैं 1450 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तब आपका जो स्टील है वो कौन से फेज में प्रेजेंट है, लिक्विड स्टेट में, या लिक्विड फेज में प्रेजेंट है। अब ये सॉलिड से लिक्विड तक का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ये कैसे हुआ है, एकदम से हुआ है, नहीं हुआ एकदम से। कैसे हुआ है, धीरे धीरे हुआ है। सबसे पहले क्या हुआ है, जो सॉलिड स्टील था उसका टेम्परेचर थोड़ा सा रेज हुआ तो क्या होगा, उसमें एक्सपांशन होगा। एक्सपांशन होने की वजह से उसके जो क्रिस्टल्स थे, उसके जो मॉलिक्यूल्स थे, उसकी बॉन्डिंग ब्रेक होने लगी और वो दूर दूर जाने लगेंगे एक दूसरे से। फिर और फर्दर अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर और बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वो जो मॉलिक्यूल्स दूर दूर गए, वो जो क्रिस्टल्स एक दूसरे से दूर दूर चले गए थे, वो क्रिस्टल्स जो है डिजॉल्व होना स्टार्ट होंगे। और थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, वो जो डिजॉल्व क्रिस्टल्स थे उसमें से कुछ एक बिल्कुल डाइल्यूट हो जाएंगे, बिल्कुल गायब हो जाएंगे, वहाँ से लिक्विड में टोटली ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, कुछ एक बच जाएंगे छोटे छोटे पार्टिकल्स या क्रिस्टल्स। अगेन और हम टेम्परेचर उसका इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, जैसे ही हम 1450 के रेंज के आसपास पहुंचेंगे तो ये जो क्रिस्टल्स थे, जो छोटे मोटे क्रिस्टल्स आपको बचे थे अंदर, वो टोटली लिक्विड के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे और आपको कंप्लीट लिक्विड स्टेट देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या है, वी कैन से दैट द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट इज टेकिंग प्लेस विद द हेल्प ऑफ सेवरल स्मॉल स्टेजेस। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है बहुत छोटी छोटी स्टेजेस की मदद से हुआ। एकदम से वो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो गया, अचानक से नहीं हो गया, धीरे धीरे हुआ। अब ये जो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसी को रिप्रेजेंट करने वाला जो ग्राफ है या उसी को रिप्रेजेंट करने वाला जो डायग्राम है, इस डायग्राम को कहा जाता है आयरन कार्बन फेज डायग्राम। जो अलग अलग टेम्परेचर्स में क्या उसमें चेंजेस आ रहे हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। अब अलग अलग जो स्ट्रक्चर्स या अलग अलग जो चेंजेस हैं, वो चेंजेस को याद रखने के लिए हमने क्या किया, उसको अलग अलग नामों से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। ऑस्टेनाइट, बायनाइट, लेडेबोराइट, अल्फा फेराइट, डेल्टा फेराइट, पियरलाइट, सेमेंटाइट, मार्टेंसाइट, लेडेबोराइट, ये जो है ना अलग अलग नाम दिए हुए हैं। और ये नाम क्या है, ये नाम वही है जो आपको अलग कुछ अलग स्ट्रक्चर मिल गया तो अलग नाम दे दिया हमने, थोड़ा सा और उसमें वेरिएशन आया तो अलग नाम दे दिया हमने, थोड़ा और उसमें वेरिएशन आया तो अलग नाम दे दिया। इस तरीके से उसको स्टडी करना हमारे लिए आसान हो गया। ये नाम क्यों दिया अलग अलग स्ट्रक्चर्स को, अलग अलग स्टेट्स को, ताकि हमको स्टडी करना उसके लिए आसान हो जाए और दूसरे को अगर किसी को बोलना चाहे हम तो वो आसानी से समझ पाए हम किस पर्टिकुलर स्टेज की बात कर रहे हैं या किस रेंज की बात कर रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पे अगर हम फोकस करेंगे, वापस आयरन कार्बन डायग्राम में चलते हैं, तो ये जो है, ये जो स्टेट है, ये स्टेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका जो आयरन है उसके अंदर कार्बन का परसेंटेज 0% है। ये यहाँ पे इस स्टेज में क्या हो रहा है, कार्बन का परसेंटेज 0.8% हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, कार्बन का परसेंटेज अप्रॉक्सीमेटली 2%। यहाँ पे क्या हो गया, अप्रॉक्सीमेटली 3%। ऐसे ही आगे जाते जाएंगे हम लोग तो अप्रॉक्सीमेटली 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से जो है धीरे धीरे आगे कार्बन का परसेंटेज इंक्रीज होता जाएगा। तो हमको जो पढ़ना है वो कहाँ से पढ़ना है, 0.08 से लेकर 6.67% तक की स्टडी करनी है। कहाँ से कहाँ तक के आयरन की स्टडी करनी है, ऐसा आयरन जिसके अंदर कार्बन का परसेंटेज की जो रेंज है वो कहाँ स्टार्ट होती है, 0.08 से, और एंड कहाँ होती है, 6.67 पर। अगर हम इतना स्टडी कर लेंगे तो हमारा स्टील भी उसमें कवर हो जाएगा और कास्ट आयरन भी कवर हो जाएगा। ओके, देन उसके बाद अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो आपका जो रूम का जो टेम्परेचर होता है, जैसा हमने अभी डिस्कस किया है कि आपके रूम का जो टेम्परेचर रहेगा वो 20 डिग्री से 30 डिग्री के दरमियान में रहेगा। और जैसे जैसे उसका टेम्परेचर रेज होता जाएगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा, उसमें एक्सपांशन आता जाएगा, फैलाव आता जाएगा। और जैसे ही हम 1450 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचेंगे तो आपको कंप्लीट लिक्विड स्टेट मिलेगा, ये लिक्विड स्टेट मिलेगा आपको।
इस तरीके वाला। ओके, अब यहाँ पे जो डायग्राम है वो किस तरीके से है देखो। यहाँ पे 723 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की गई है, बट ये हॉरिजॉन्टल लाइन में अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे छोटा सा कर्व बन रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ये देखते हैं हम लोग क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो ये 910 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये कितना टेम्परेचर है? 910 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये अलग अलग टेम्परेचर रेंजेस पे कुछ एक एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है। क्या एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है वो हमको स्टडी करना है इस चैप्टर के अंदर। ओके, तो शुरुआती जो रहेगा मतलब 0.08% से लेकर 2% के बीच का जो हिस्सा है, यहाँ तक का 0 से लेकर 2% तक का जो रेंज है, ये आपका रहेगा स्टील्स। 2% से लेकर 6.67% तक का जो हिस्सा रहेगा वो रहेगा आपका कास्ट आयरन। ये कास्ट आयरन 720 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है? इस टेम्परेचर को कहा जाता है रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। एट दिस टेम्परेचर क्रिस्टल्स will start breaking their bondings. What happens at this temperature? जो क्रिस्टल्स हैं, जो सॉलिड मॉलिक्यूल्स हैं आपके, उसके अंदर क्या होते हैं? बॉन्डिंग्स ब्रेक होना स्टार्ट हो जाती है। अगर आपने नोटिस किया होगा ब्लैक स्मिथ को, लोहार को, जो रोड साइड पे बैठा होता है, और जो स्टील्स को या आप आयरन बार्स को क्या करता है, कोई भी एक डिफरेंट शेप देता रहता है। तो अगर आपने नोटिस किया होगा तो वो सबसे पहले क्या करता है, उस आयरन के वर्क पीस को हीट करता है। कब तक हीट करता है? जब तक कि उसका जो कलर है वो रेड कलर तक ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाता, मतलब रेड हॉट कंडीशन तक नहीं पहुंच जाता है। कब तक हीट करेगा वो? until that iron bar reaches the red hot condition. रेड हॉट कंडीशन में पहुंचने के बाद फिर क्या करता है, उसके ऊपर वो फोर्स अप्लाई करता है, उसके ऊपर हैमरिंग करेगा और जो शेप उसको चाहिए उस शेप के अंदर उसको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेगा। सो अगर हम टेक्निकली बात करेंगे, वो रेड हॉट जो कंडीशन है, उस रेड हॉट कंडीशन को कहा जाता है रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। दैट इज द टेम्परेचर वेयर क्रिस्टल्स आर इन द वेरी वीक बॉन्डिंग। क्रिस्टल जो है उनकी बॉन्डिंग जो होती है, उनके दरमियान एक क्रिस्टल की दूसरे क्रिस्टल से वो बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। If we will further increase its temperature, then that crystals will get apart from each other. बॉन्डिंग बिल्कुल ही ब्रेक हो जाएगी, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी वहाँ पे। दैट्स वाई ये जो टेम्परेचर रेंज है रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर की, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है। देन उसके बाद आता है 910 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इस टेम्परेचर पे क्या होता है, आपके जितने भी क्रिस्टल्स थे जो एक दूसरे से दूर दूर जा चुके थे, वो सारे डिसॉल्व हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वहाँ पे डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। 910 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, अब ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेज है। यहाँ पे क्रिस्टल्स का क्या हो रहा है? डिसॉल्वमेंट हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, वो डिसिपियर होने लगेंगे और डिसिपियर होकर क्या होंगे? क्रिस्टल्स चले जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे और वहाँ पे लिक्विड के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएंगे, ट्रांसफॉर्म होंगे वहाँ पे लिक्विड के अंदर। और ये कब स्टार्ट होगा? 910 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। और ये टोटल एंड कब हो जाएगा? जो ट्रांसफॉर्मेशन है क्रिस्टल्स का लिक्विड के अंदर, ये एंड कब होगा? 1450 डिग्री सेंटीग्रेड। दैट इज वाई 1450 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड एज मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ आयरन। अब यहाँ पे ये जो हीटिंग है, ये हीटिंग कैसी हो रही है? स्लो 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 हीटिंग हो रही है। ये स्लो हीटिंग हमको चाहिए। एक होता है स्लो, एक होता है रैपिड या फास्ट। हमको बेटर क्वालिटीज के लिए स्लो हीटिंग चाहिए, रैपिड हीटिंग नहीं चाहिए।
बेटर प्रॉपर्टीज़ के लिए हमको क्या चाहिए, स्लो कूलिंग चाहिए, रैपिड कूलिंग नहीं चाहिए, फास्ट कूलिंग हमको नहीं चाहिए। क्या चाहिए हमको, स्लो हीटिंग प्लस स्लो कूलिंग। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा सा और डिटेल्ड डायग्राम है, इसमें और भी डिटेल में आपको देखने को मिलेगा आयरन कार्बन फेज डायग्राम। तो 0.08% से लेकर 6% तक का अगर आप हिस्सा देख पा रहे हो उसमें, सॉरी 0.08% से लेकर 2% तक का अगर आप पोर्शन उसमें देख पा रहे हो, तो ये रिप्रेजेंट करता है आपके स्टील्स वाले पोर्शन को। जबकि 2% से लेकर 6.67% तक का जो हिस्सा आप देख पा रहे हो, ये रिप्रेजेंट करता है आपके कास्ट आयरन को। अब इसमें जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, उसमें क्या क्या वेरिएशंस आ रहे हैं, किस तरीके के चेंजेस उसमें आ रहे हैं, किस तरीके का आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे अलग अलग नाम दिए गए हैं। क्या क्या नाम दिए गए हैं, पियरलाइट, डेल्टा फेराइट, अल्फा फेराइट, ऑस्टेनाइट, लेडेबुराइट, मार्टेनसाइट, बायनाइट, सेमेंटाइट, इस तरीके के जो है अलग अलग नाम दिए गए। और यहाँ से लेकर, मतलब अभी जैसा ये रूम टेम्परेचर यहाँ पे है मान लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने तक उसमें जो जो भी चेंजेस आ रहे हैं, वो चेंजेस को रिप्रेजेंट करके यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है कि किस तरीके का उसमें फेजेस चेंज हो रहे हैं। और लिटरली जब हम यहाँ पे पहुँचते हैं लिक्विड स्टेट के उसमें, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, कंप्लीटली लिक्विड स्टेट मिलेगा। लेकिन ये सॉलिड से लेकर लिक्विड तक पहुँचने तक इसमें ढेर सारे चेंजेस हुए हैं। वो चेंजेस डिपेंड करते हैं कार्बन का परसेंटेज उसमें कितनी मात्रा में मौजूद है, कितने परसेंट में उसके अंदर मौजूद है कार्बन का परसेंटेज, उसके हिसाब से आपको जो है माइक्रो स्ट्रक्चर अलग अलग मिलेंगे। दूसरा, उसका टेम्परेचर हम कितना कितना बढ़ा रहे हैं, अलग अलग टेम्परेचर रेंज पर जो है अलग अलग उसके आपको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। तो उसी को स्टडी करने के लिए इस ग्राफ का हम इस्तेमाल करते हैं। और ये हर एक जो है स्टेट का या हर एक जो है अलग अलग टाइप का हमको क्या करना है, डिटेल स्टडी करना है। सो देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, देन कूलिंग कर्व। अभी जैसा मैंने आपको आयरन कार्बन डायग्राम दिखाया, तो इसको समझने के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं हीटिंग कर्व। जैसा जैसा टेम्परेचर रेज हो रहा है, वैसा वैसा क्या क्या उसमें मॉलिक्यूलर चेंजेस आ रहे हैं, कौन से अलग अलग स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे, वो आप आयरन कार्बन फेज डायग्राम से ड्रॉ करके बता सकते हो, या उसमें से आप उसको स्टडी कर सकते हो। उसी तरीके से जब वो टोटली लिक्विड में ट्रांसफॉर्म हो गया, उसके बाद हमने अलॉइंग एलिमेंट उसमें मिला दिए हैं और अलॉय हमने बना दिया है, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसको कूल डाउन करना पड़ेगा ना वापस सॉलिड स्टेट में लेकर आने के लिए। तो वो कूलिंग किस तरीके से हो रही है, उसको रिप्रेजेंट करने वाला जो डायग्राम होता है वो होता है कूलिंग कर्व डायग्राम। ठीक है, तो हमको हीटिंग भी स्लोली करनी है और कूलिंग भी स्लोली करनी है। देन इसके बाद हम देखने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स, देन उसके बाद आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम फेज डायग्राम, देन उसका एक्सप्लेनेशन, देन उसके अंदर जो अलग अलग स्टेजेस हमको मिल रहे हैं और जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसके बारे में, देन न्यूक्लिएशन एंड ग्रोथ ऑफ पियरलाइट्स, effect of carbon percentage on the microstructure of steel, relationship between carbon percentage and mechanical properties of steel। So यहाँ पे एक समझने के लिए मैं पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा कार्बन का परसेंटेज रहेगा आयरन के अंदर, उतनी ज़्यादा उसमें हार्डनेस मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं आयरन, ऐसा आयरन जिसके अंदर कार्बन का परसेंटेज 0.08% है, तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो आ गया स्टील के टाइप में। दूसरा, उसकी जो हार्डनेस रहेगी वो बहुत कम रहेगी बिकॉज ऑफ द लोअर कार्बन परसेंटेज। वही अगर हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर, ऐसा आयरन जिसके अंदर कार्बन का परसेंटेज 6.67% है, तो सबसे पहले तो वो आ गया कास्ट आयरन की कैटेगरी में। देन उसकी जो हार्डनेस रहेगी वो इतनी ज़्यादा रहेगी कि वो हार्डनेस जाकर वो ब्रिटलनेस में कन्वर्ट हो जाएगी, ब्रिटल बन जाएगा आपका आयरन। तो इस तरीके से जो कार्बन का परसेंटेज है उसके हार्डनेस के ऊपर, और हार्डनेस के साथ साथ दूसरे भी प्रॉपर्टीज
उसको वेरी करेगा या चेंज करेगा। तो ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है, ये डायग्राम क्या है, आपकी कूलिंग कर्व डायग्राम है। तो कूलिंग कर्व में इनिशियली हम कहाँ से शुरू करेंगे, एकदम पीक टेम्परेचर्स, एकदम हाईएस्ट टेम्परेचर्स। अब ये जो आपको नज़र आ रहा है ये डिग्री फ़ारेनहाइट में, ठीक है। ये जो रीडिंग्स आपको नज़र आ रही है इट इज़ इन डिग्री फ़ारेनहाइट। और हम जो पढ़ने वाले हैं वो किस में पढ़ने वाले हैं, डिग्री सेंटीग्रेड में पढ़ने वाले हैं। किस में पढ़ने वाले हैं, डिग्री सेंटीग्रेड। सो 720 की रेंज और 910 की रेंज याद रखो। देन उसके बाद आ जाओ यहाँ पे 1450 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, 1450 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर पे आपका जो आयरन रहेगा वो कम्प्लीटली लिक्विड स्टेज में रहेगा। और अगर आप उस कंपोनेंट को सॉलिडिफाई करना चाहते हो रूम टेम्परेचर पर, आप उसको जो है सॉलिड स्टेट में लेकर आना चाहते हो, कंपोनेंट आपने कोई कंपोनेंट आपको बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली उसको सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सॉलिड स्टेट में ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। अब वो सॉलिड स्टेट में ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, उसको कूल डाउन करना पड़ेगा। अब जब हम कूल डाउन उसको करते हैं धीरे धीरे तो क्या होता है यहाँ पर, सबसे पहले तो 1450 पे वो लिक्विड स्टेट में रहेगा। जैसे ही वो 1400 डिग्री सेंटीग्रेड के रेंज में आएगा तो क्या होगा, हमको डेल्टा फेराइट के स्ट्रक्चर में वो आएगा। डेल्टा फेराइट, फेराइट जो होता है ना, फेराइट को एफ कैपिटल एफ स्मॉल ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसा आप लोगों ने एटॉमिक टेबल पढ़ा है ना 7th 8th 9th 10th में, एटॉमिक टेबल आपने पढ़ा होगा, चार्ट पढ़ा होगा, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बोरॉन कार्बन, है ना, पढ़ा है ना आपने वो एटॉमिक टेबल। तो उसके अंदर अगर हम आयरन देखेंगे तो आयरन को इससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये नोटेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल एफ एंड स्मॉल ई, फेराइट। सो 1400 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आपको जो आयरन मिलता है वो डेल्टा फेराइट के स्ट्रक्चर में मिलता है, जिसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो रहेगा वो BCC में रहेगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। फिर अगेन अगर हम 1400 डिग्री सेंटीग्रेड से और फर्दर टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं, नीचे लेकर आते हैं, नीचे की तरफ ला रहे हैं टेम्परेचर, तो क्या मिलेगा आपको, जैसा टेम्परेचर और नीचे आएगा 1400 से और नीचे आ जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, गैमा फेराइट मिलेगा। और इसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर रहेगा वो FCC की तरह रहेगा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो ये फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, BCC, FCC या HCQ। बॉडी से सिंपल, सबसे पहले तो सिंपल क्यूबिक, उसके बाद बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, देन उसके बाद हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक। ये अलग अलग टाइप के जो है आपको स्ट्रक्चर्स देखने को मिल सकते हैं, अलग अलग मटेरियल्स। अब यहाँ पे जैसे जैसे उसका टेम्परेचर चेंज होता जा रहा है वैसे वैसे क्या होता जा रहा है, यहाँ पे उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी चेंज होता जा रहा है। पहले तो वो लिक्विड स्टेट में था, फर्दर टेम्परेचर डिक्रीज करने के बाद वो BCC में आया, जिसका हमने नाम दिया है समझने के लिए डेल्टा फेराइट। अगेन अगर हम वापस इसका टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो वो आपको जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो मिलेगा FCC का, फेस सेंटर्ड क्यूबिक का, और इसको समझने के लिए नाम दिया है हमने गैमा फेराइट, जो कि नॉन मैग्नेटिक होता है। फर्दर अगर हम इसका टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे 910 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो आपको क्या मिलेगा वहाँ पर, अल्फा फेराइट, जिसका जो स्ट्रक्चर रहेगा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अगेन वो BCC की तरह रहेगा। ये भी कैसा रहेगा, नॉन मैग्नेटिक रहेगा, इसमें मैग्नेटिज्म नहीं रहेगा बिल्कुल। देन अगेन अगर हम उसका टेम्परेचर फर्दर डिक्रीज करते हैं 720 डिग्री सेंटीग्रेड से भी बिलो, तो आपको जो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा वो रहेगा अल्फा फेराइट। अगेन इसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर रहेगा वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की तरह रहेगा, और इसके अंदर आपको मैग्नेटिज्म देखने को मिलेगा या फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो आप लोगों को मैं समझने के लिए एक बताना चाहूँगा यहाँ पे, जैसे अगर आपके पास कोई मैग्नेट है, आप उसको क्या करते हो, उसको हीट करते हो, धीरे धीरे क्या होते जाएगा, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज होती जाएगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसकी जाती रहेगी, कम होती रहेगी। और अगर आप उसको कंटिन्यूसली जो है बार बार आप उसको हीट करते जाओगे तो एक समय ऐसा आएगा कि वो बिल्कुल मैग्नेट के अंदर के जो मैग्नेटिज्म है या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है
बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, इफ़ वी विल रेज द टेम्परेचर ऑफ मैग्नेट देन इट विल बिकम नॉन मैग्नेटिक। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना नॉन मैग्नेटिक, है वही चीज़, लेकिन टेम्परेचर डिक्रीज होने के बाद प्रॉपर्टी आ रही है मैग्नेटिज्म की। जैसा वो हाई टेम्परेचर पे था तब वो मैग्नेटिक नहीं था। इसका मतलब मैग्नेटिज्म जो है हाई टेम्परेचर पे काम नहीं करता, मैग्नेट जो है वो हाई टेम्परेचर पे काम नहीं करेंगे अच्छे से। ये एक प्रॉपर्टी है मैग्नेट की, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम नोटिस करेंगे, ये जो कूलिंग कर्व डायग्राम है इसके अंदर जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो वर्टिकल एक्सिस है वो टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे जैसे टाइम लैप्स होगा, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, वैसे वैसे क्या होता जाएगा, हमारा जो मटेरियल है वो लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट की तरफ कन्वर्ट होता जाएगा या ट्रांसफॉर्म होता जाएगा। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है जितना स्लोली होगा उतने ही अच्छे मैकेनिकल, फिजिकल एंड केमिकल एज वेल एज थर्मल प्रॉपर्टीज हमको मिलेंगे। जितना धीरे धीरे होगा उतना ही हमारे लिए अच्छा है, और जितना फास्ट या जितना रैपिड इसकी अगर हम कूलिंग करवाएंगे उतने ही ख़राब प्रॉपर्टीज़ हमको मटेरियल के अंदर मिलेंगे। जो मटेरियल बनेगा ना कूल डाउन करने के बाद लास्ट में जो कंपोनेंट हमको मिलेगा उसके प्रॉपर्टीज़ अच्छे कब रहेंगे, जब हम उसकी जो कूलिंग है वो स्लोली करवाएंगे, आराम से करवाएंगे। फास्ट कूलिंग करवाएंगे तो क्या होगा, हमको अच्छे प्रॉपर्टीज़ नहीं मिलेंगे या ख़राब प्रॉपर्टीज़ मिलेंगे। अब क्यों ऐसा होगा, फास्ट कूलिंग करते हैं तो क्या होता है और स्लो कूलिंग करते हैं तो क्या होता है। जब हम स्लो कूलिंग करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स को सफिशिएंट टाइम मिलता है अपने आसपास के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स बनाने के लिए और अपने आप को अच्छे से सेटल डाउन करने के लिए। आपको स्ट्रेंथ भी उस सिचुएशन में अच्छी मिलेगी, और भी दूसरे प्रॉपर्टीज जो है, हार्डनेस है उसकी, टफनेस है उसकी, वियर रेजिस्टेंस है उसका, वो सब सारी जो प्रॉपर्टीज है वो अच्छे मिलेंगे आपको इन केस if you will cool it down slowly. Whereas if you try to cool it rapidly, in that case molecules will not get sufficient time to settle down. मॉलिक्यूल्स को सफिशिएंट टाइम नहीं मिलेगा, जितना उसको वक्त चाहिए था उतना वक्त उसको नहीं मिलेगा अच्छे से सेटल होने के लिए, जिसकी वजह से जो जहां है, जो जिस स्थिति में है, जो जिस सिचुएशन में है, वो वैसे ही वहां पे क्या हो जाएगा, वो सॉलिड बन जाएगा। जिसकी वजह से क्या होता है, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग प्रॉपरली नहीं बन पाती है, और मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग प्रॉपरली नहीं होने की वजह से जो प्रॉपर्टीज आपको मिलती है, चाहे वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज रहने दो, थर्मल प्रॉपर्टीज रहने दो या फिजिकल प्रॉपर्टीज रहने दो, वो आपको उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। सो फॉर द बेटर प्रॉपर्टीज वी हैव टू गिव मोर टाइम, आइदर फॉर कूलिंग और फॉर हीटिंग। यही सेम फंडा जो है हीटिंग के लिए भी है। रूम टेम्परेचर से 1450 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो पहुंचना है हमको, वहाँ तक भी जो भी पहुंच रहे हैं हम लोग धीरे धीरे करके पहुंचते हैं स्टेप वाइज। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप। जैसा फर्स्ट स्टेप तक हम पहुंच गए 720 डिग्री सेंटीग्रेड, सेकेंड स्टेज में पहुंच गए 910 डिग्री सेंटीग्रेड, थर्ड स्टेज में हम पहुंच गए 1450 डिग्री सेंटीग्रेड। सो दिस इज हाउ in the several stages we can achieve the melting point temperature of steel, so that we will get better or feasible properties of the material. The same concept कूलिंग पे भी लागू होता है। ये समझ में आया आपको सब लोगों को कूलिंग कर्व? यस सर। बाकी लोग? यस सर। ओके, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं अलग अलग स्ट्रक्चर्स कौन से स्ट्रक्चर्स हैं। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स के हिसाब से हमने क्या किया, उसको अलग अलग नाम दिए हैं यहाँ पर, जो हमने अभी आयरन कार्बन डायग्राम में भी देखा था। ऑस्टेनाइट, फेराइट, पियरलाइट, सेमेंटाइट, मार्टेसाइट, लेडोग्राइट, ठीक है। सो द वेरियस फेजेस that appear on the iron carbon equilibrium phase diagram are as under। ये जो है बहुत सारे नाम हैं। ये नाम कौन से बेसिस पे दिए गए? थोड़ा सा अलग स्ट्रक्चर मिल गया हमने नाम दे दिया, थोड़ा सा अलग स्ट्रक्चर मिल गया हमने नाम दे दिया, थोड़ा सा और अलग स्ट्रक्चर मिल गया तो हमने नाम दे दिया।
क्योंकि जब वो सॉलिड से निकल रहा है और लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उस दौरान क्या हो रहा है, उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आते जा रहे हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे उसके स्ट्रक्चर्स में चेंजेस आते जा रहे हैं। तो वो जो चेंज आ रहा है ना, थोड़ा सा भी अगर चेंज हुआ तो हमने क्या किया, उसको अलग से नाम दे दिया। थोड़ा सा और अलग चेंज हुआ तो हमने और अलग नाम दे दिया, थोड़ा और चेंज हुआ तो हमने अलग नाम दिया। तो इस तरीके से ये आपको ये यहाँ पे नाम मिल गया अलग अलग। आ रहा है समझ में नाम कहाँ से आए, कैसे आए? यस सर। ठीक है। अभी देखो यहाँ पे जो यूनिट सेल्स हैं या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो बताने की कोशिश की गई है यहाँ पर अलग अलग मेटल्स की। सो ऑस्टेनाइट में क्या होगा, फेराइट में क्या होगा और मार्टेनसाइट में क्या होगा, ये बताने की कोशिश की गई है यहाँ पर। और आयरन प्लस कार्बन का स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है वो भी यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। तो रेड कलर जो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर वो आपके आयरन के एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ब्लू सर्कल्स आपको नजर आ रहे हैं, सॉरी येलो जो सर्कल्स आपको नजर आ रहे हैं, ये येलो सर्कल्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कार्बन के एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ यू विल गेट द आयरन कार्बन मिक्सचर। अब वो चाहे आपके स्टील्स में रहने दो या फिर कास्ट आयरन में रहने दो, दोनों टाइप्स में क्या मिलेगा आपको, इस तरीके का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है या मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग है वो देखने को मिलेगी। इन शॉर्ट आयरन के अंदर की मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग यहाँ पे बताई गई है। अब जितना ज़्यादा कार्बन का परसेंटेज रहेगा उतने ज़्यादा यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है कार्बन के वो इंक्रीज होते जाएंगे। मार्टेनसिटी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखो कार्बन कम मात्रा में है। फेराइट में अगर हम देखेंगे तो कार्बन बिल्कुल ना के बराबर है। ऑस्टेनाइट में अगर हम बात करेंगे तो कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है लेकिन कम क्वांटिटी में है। सो इस तरीके से यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है कि अलग अलग स्ट्रक्चर्स में या अलग अलग स्टेजेस में कार्बन का किस तरीके से प्रेजेंस है, कार्बन कितनी मात्रा में मौजूद है या कितनी क्वांटिटी में वहाँ पे प्रेजेंट है, ये बताने की कोशिश की गई। द यूनिट सेल फॉर ऑस्टेनाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस डायग्राम ए, whereas unit cell for ferrite is represented by diagram B, whereas unit cell for martensitic structure is represented by diagram C. The effect of the percentage of carbon by weight on the lattice dimension for martensite is shown in the figure D. अब यहाँ पे कार्बन के परसेंटेज के अकॉर्डिंगली यहाँ पे अलग अलग सिचुएशंस को बताया गया है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो तो कार्बन का परसेंटेज जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे क्या होता जा रहा है, यहाँ पे भी जो है नंबर ऑफ एटम्स जो हैं कार्बन के वो चेंज होते जा रहे हैं। सो यहाँ पे जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर प्रिज्म की तरह से आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है सारे के सारे यूनिट सेल्स के अंदर। अगर हम उसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इस तरीके के माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल सकते हैं अलग अलग फेजेस के। अब ये जो डायग्राम ए है ये ऑस्टेनाइट स्टेट का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर बता रहा है। द डायग्राम ए इज रिप्रेजेंटिंग द ऑस्टेनाइटिक स्टेज। उसको अगर हम 900 टाइम्स जूम करके देखते हैं तो इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा 900 टाइम्स। जबकि अगर हम जो है डायग्राम बी की अगर बात करते हैं तो डायग्राम बी आपको मिलेगा कहाँ पे देखने को, फेरेटिक स्टेज के अंदर। अगर हम फेरेटिक स्टेज को 100 टाइम्स तक जूम करते हैं तो आपको इस तरीके का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर वहाँ पे नज़र आ सकता है। अगर हम बात करते हैं डायग्राम सी की तो ये परलेटिक स्टेज में जो है आपको इस तरीके का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर नज़र आ सकता है। अगर हम इसको 17,000 टाइम्स जूम कर देखते हैं तब। देन वही अगर हम डायग्राम डी की अगर बात करते हैं तो डायग्राम डी रिप्रेजेंट करता है आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ, पैरालिटिक स्टेज का ही ये रिप्रेजेंट करता है।
इस तरीके के आपको अलग अलग माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स नज़र आ सकते हैं अलग अलग स्टेजेस में। और ये जो कैटेगराइजेशन किया गया है इसमें ये जो नाम दिए गए हैं अलग अलग उसके ऑस्टेनाइट, मार्टेनसाइट, लेडेबोराइट, बाइनाइट, ये सब के सब ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स में चेंजेस आने के बिना पे ही दिए गए हैं। जो अलग अलग नेमिंग की गई है उसका जो नॉमेनक्लेचर उसको डिफाइन किया गया है, जो टर्मिनोलॉजीज उसको दी गई है वो कौन से क्राइटेरिया पे या कौन से बेसिस के ऊपर दी गई है, इसके माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में चेंजेस आने की बेसिस के ऊपर ही दी गई है। तो वही यहाँ पे समझाने की कोशिश की जा रही है। अब हम वन बाय वन देखते हैं कि कौन सा स्टेज कब आता है, मतलब कौन से कंडीशंस में कौन सा स्टेज आपको देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहला जो है वो फेराइट है। इसका जो दूसरा नाम है वो सॉलिड सोल्यूशन है। तो सॉलिड सोल्यूशन के बारे में भी हम लोगों ने पहले देख लिया था। सो फेराइट क्या है? फेराइट इज नोन एज अ सॉलिड सोल्यूशन। It is an interstitial solid solution of a small amount of carbon dissolved in a iron. अब वो जो आयरन होगा वो बॉडी सेंटर ट्यूब के माइक्रोस्कोपिक या फिर जो है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में रहेगा। अब इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन किसको बोलेंगे हम लोग? इंटरस्टिशियल, सब्स्टिट्यूशनल और इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को बताया था। सब्स्टिट्यूशनल किसको बोलेंगे? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो मेटल ए और मेटल बी का अगर हम अलॉय बनाना चाह रहे हैं, सो मेटल ए और मेटल बी के जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल से जो डिस्टेंस है वो यूनिक हो सकता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही सेम डिस्टेंस किसी और दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान भी हो। फॉर एग्जांपल, ये पर्पल वाले का येलो वाले से जितना डिस्टेंस है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये सेम डिस्टेंस कोई और भी फॉलो कर रहा हो, या फिर ये येलो वाले का इस येलो वाले से जो डिस्टेंस है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये जो है ना बाकी लोग भी या बाकी मॉलिक्यूल्स में भी ये फॉलो हो रहा हो। सो हर एक का जो डिस्टेंस है वो यूनिक हो सकता है, अपने आप में इकलौता, यूनिक। सो इस टाइप का जो सोल्यूशन होता है उसको बोला जाता है सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। जबकि दूसरा जो टाइप है इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन, ये किसे कहा जाएगा? ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर मेटल ए और मेटल बी के जो मॉलिक्यूल्स है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूल ए का मॉलिक्यूल बी के साथ जो डिस्टेंस है वही सेम डिस्टेंस मॉलिक्यूल बी का मॉलिक्यूल सी के साथ रहेगा, और वही सेम डिस्टेंस मॉलिक्यूल सी का मॉलिक्यूल डी के साथ रहेगा। इसी तरीके से सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में सेम या फिर कॉमन डिस्टेंस रहेगा। और यहाँ पे जो आपको सोल्यूशन मिलेगा वो परफेक्ट सोल्यूशन मिलेगा। इंटरस्टिशियल में आपको कैसा सोल्यूशन मिलेगा? परफेक्ट सोल्यूशन मिलेगा। वापस आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। सो यहाँ पे आपको जो सोल्यूशन मिल रहा है फेरेटिक स्ट्रक्चर में या फेराइट में, वो किस टाइप का स्ट्रक्चर मिल रहा है आपको, या किस टाइप का सोल्यूशन आपको मिल रहा है? इंटरस्टिशियल टाइप का सोल्यूशन मिल रहा है आपको। इंटरस्टिशियल सोल्यूशन के साथ साथ जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब ये कहाँ से कहाँ की रेंज में रिलाई करता है या कहाँ से कहाँ की रेंज में रहता है? इट इज स्टेबल फॉर्म ऑफ आयरन बिलो 912 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जैसा मैंने आपको बताया था 910 डिग्री सेंटीग्रेड एक इम्पॉर्टेंट टेम्परेचर जोन है, 720 एक इम्पॉर्टेंट टेम्परेचर जोन है। ये टेम्परेचर जोन्स को भूलना नहीं है। इन टेम्परेचर जोन्स के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंट हैं। सो अगर हम फेराइट की बात करेंगे तो ये 910 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे होता है, 910 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे का हिस्सा। सो द मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी इज 0.025% ऑफ कार्बन एट 723 डिग्री सेंटीग्रेड and it dissolves only 0.008% of carbon at room temperature. It is the softest structure that appears on the diagram. So अगर हम इस डायग्राम की बात करते हैं तो यहाँ पे जो अल्फा वाला रीजन है ना, ये अल्फा वाला रीजन,
We are talking about this alpha only, alpha ferrite. So it relies below 910 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके नीचे का हिस्सा अल्फा। तो यहाँ पे भी अल्फा है, यहाँ पे प्योर अल्फा है, यहाँ पे अल्फा है, साथ में ऑस्टेनाइड भी है, ठीक है। सो अल्फा यहाँ पे भी है, अल्फा यहाँ पे भी है, अल्फा यहाँ पे भी है। सो जहाँ पे कार्बन का परसेंटेज कम है, देखो अभी यहाँ 0 है, यहाँ पे 0.8 है, तो जहाँ पे भी कार्बन का परसेंटेज कम है वहाँ पे आपको फेरेटिक स्ट्रक्चर मिलेगा आयरन का। कौन से टेम्परेचर जोन में मिलेगा? बिलो 910 डिग्री सेंटीग्रेड। और सबसे अच्छा कहाँ पे मिलेगा वो? रूम टेम्परेचर के ऊपर और 720 डिग्री के नीचे, तो 723 डिग्री के आसपास। अब रूम टेम्परेचर पे कार्बन जो डिजॉल्व होता है अल्फा फेराइट के अंदर, वो बहुत कम क्वांटिटी में होता है, बहुत कम प्रोपोर्शन में होता है। कितने प्रोपोर्शन में होता है? 0.008% में ही सिर्फ कार्बन प्रेजेंट रहेगा एट द रूम टेम्परेचर इन केस ऑफ अल्फा फेराइट। जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसके अंदर जो है ना कार्बन का डिजॉल्व होने की कैपेसिटी भी बढ़ती जाएगी। तो रूम टेम्परेचर मतलब 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच की बात कर रहे हैं, इन बिटवीन द 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे हम जो है 720 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पहुंचेंगे तो इसके अंदर जो कार्बन डिजॉल्व होगा वो 0.025% होगा। जैसे और टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे और उसका कैपेसिटी डिजॉल्व करके लेने की वो बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज़ की अगर उसकी बात करते हैं, फेराइट में किस तरीके के प्रॉपर्टीज़ आपको देखने को मिलेंगे, तो सबसे पहले ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर आपको इस तरीके का देखने को मिलेगा। देखो जो हमने अभी पहले भी देख लिया था, फेराइट का जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है आपको ऐसे देखने को मिलेगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ इसमें 40,000 psi तक की रह सकती है। परसेंटेज इलॉन्गेशन कितना रहेगा? 40% इन 2 इंचेस। हार्डनेस की अगर हम बात करेंगे तो हार्डनेस इसमें कम रहती है। क्यों कम रहेगी? क्योंकि इसमें कार्बन का परसेंटेज ही कम है, दैट्स व्हाई इसमें हार्डनेस बहुत कम रहती है। देन सेकंड टाइप की अगर हम बात करेंगे पियरलाइट। पियरलाइट इज द यूटेक्टोइड मिक्सचर कंटेनिंग 0.8% ऑफ कार्बन एंड इज फॉर्म्ड एट 723 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन वेरी स्लो कूलिंग। जब हम बहुत ही धीमी रफ्तार से अगर कूलिंग करते हैं तो उस सिचुएशन में 723 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास जो है आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है, परलेटिक स्ट्रक्चर। अगर आपके आयरन के अंदर कार्बन की मात्रा या कार्बन का परसेंटेज 0.8% के आसपास है तभी इस तरीके का जो है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल सकता है। इट्स अ वेरी फाइन प्लेट लाइक और लैमेलर मिक्सचर ऑफ फेराइट एंड सीमेंटाइट। अब इसके अंदर अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो डायग्राम में, तो यहाँ पे फेराइट और सीमेंटाइट के लैमेलर मिक्सचर है, ठीक है। ये जो है ना, ये इस मिक्सचर को या इस स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे हैं? लैमेलर मिक्सचर। द वाइट फेरेटिक बैकग्राउंड और मैट्रिक्स कंटेन थिन प्लेट्स ऑफ सीमेंटाइट। ये जो ग्रे कलर के आपको फ्लेक्स नज़र आ रहे हैं या फिर प्लेट्स नज़र आ रहे हैं, ये हैं आपके सीमेंटाइट। ये फ्लेक्स इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सीमेंटाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो सांप की तरह कुछ स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ना आपको, स्नेक की तरह। सो दिस स्ट्रक्चर इज रिप्रेजेंटिंग द सीमेंटाइट, वेयर एज द वाइट बैकग्राउंड, जो पीछे वाइट कलर नज़र आ रहा है ना आपको, पूरा का पूरा वाइट बैकग्राउंड, वो वाइट बैकग्राउंड रिप्रेजेंट कर रहा है फेराइट को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो? फेराइट को। तो फेराइट ज़्यादा मात्रा में है और सीमेंटाइट छोटी मात्रा में। फेराइट ज़्यादा क्वांटिटी में है और सीमेंटाइट कम क्वांटिटी में है। फेराइट को रिप्रेजेंट करने के लिए वाइट बैकग्राउंड है हमारे पास और उसमें किसी टाइप का कोई स्ट्रक्चर नहीं है फेराइट में, जबकि सीमेंटाइट को हम लोग ग्रे कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसमें जो है ये थिन प्लेट्स की तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है सीमेंटाइट का। वही अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर जो टेंसाइल स्ट्रेंथ पाई जाती है वो
1,20,000 PSI तक की टेंसाइल स्ट्रेंथ हो सकती है, बहुत ज़्यादा है देखो एज कम्पेयर विद द फेराइट। इसमें 40,000 था सिर्फ। क्यों 40,000 था? अभी इसके अंदर सभी चीज़ें कम है, हार्डनेस भी कम है, ब्रिटलनेस भी कम है, स्ट्रेंथ भी कम है, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कम है। क्यों कम है इन सब चीज़? बिकॉज इसके अंदर कार्बन का परसेंटेज ही कम है। कार्बन का परसेंटेज कम रहने की वजह से ये सॉफ्ट और डक्टाइल है। फेराइटिक स्टेज जो है वो कैसी है? सॉफ्ट और डक्टाइल है। जबकि अगर हम परलाइट की बात करेंगे तो परलाइट में कार्बन का परसेंटेज थोड़ा सा बढ़ गया है अभी। कितना हो गया? वो बढ़कर 0.8% तक आ गया, जिसकी वजह से इसके अंदर स्ट्रेंथ बढ़ गई है अभी। टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गई या फिर आपकी हार्डनेस हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है उसके अंदर भी बढ़ गई है। कितनी बड़ी है टेंसाइल स्ट्रेंथ? 1,20,000 PSI तक पहुंच गई। परसेंटेज इलांगेशन की अगर हम बात करेंगे तो ये कम हो गया, थोड़ा सा मटेरियल हार्ड हो गया हमारा। तो सॉफ्ट चीज़ को रोल करना आसान होता है, डक्टाइल मटेरियल को रोल करना आसान होता है। रोल करेंगे तो क्या होगा? उसका एलोंगेशन होगा, फैलेगा वो। तो फेराइट जो है, फेरेटिक स्ट्रक्चर जो है वो सॉफ्ट और डक्टाइल है, जिसकी वजह से इसके अंदर परसेंटेज इलांगेशन ज़्यादा देखने को मिलेगा आपका। जबकि परलाइट जो है वो थोड़ा सा हार्ड है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन का परसेंटेज थोड़ा सा ज़्यादा होता है। दैट्स वाई इसका परसेंटेज इलांगेशन कम हो जाएगा, ज़्यादा इलांगेट नहीं कर सकेंगे हम इसको। सो 20% इन 2 इंचेस। अगर हम हार्डनेस की बात करेंगे तो हार्डनेस एज कम्पेयर विद द फेराइट, परलाइट की हार्डनेस ज़्यादा रहेगी। रॉकवेल के अंदर C20 तक की मिलेगी आपको हार्डनेस, और ब्रिनल हार्डनेस नंबर में देखेंगे आप 250 से 300 की रेंज में देखने को मिलेगी आपको परलाइटिक स्ट्रक्चर की हार्डनेस।